नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम 1857 से लेकर 1947 तक जो शिक्षा प्रणाली है, जिसको हम ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश संसद द्वारा शासित शिक्षा प्रणाली के नाम से जानते हैं। जो ईस्ट इंडिया कंपनी शासित शिक्षा प्रणाली थी, उसके बाद का ईस्ट इंडिया कंपनी शासित शिक्षा प्रणाली में हमने जो 1700 से 1857 तक उसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो घटनाएं घटित हुई थी, उसकी चर्चा हमने की है। पहली महत्वपूर्ण घटना थी 1813 का आज्ञा पत्र। 1813 के आज्ञा पत्र में ही प्राच्य पाश्चात्य विवाद पैदा हुआ था। धारा 43 में 1 लाख रुपए खर्च करने की बात कही गई थी और वो 1 लाख रुपए साहित्य और विद्वानों पर खर्च करने की बात कही गई थी। ये नहीं कंफर्म था कि साहित्य कौन सी भाषा के होंगे और विद्वान किस भाषा के होंगे। ठीक इसी को लेकर प्राच्य पाश्चात्य विवाद हो गया। ठीक 20 साल बाद 1835 में मैकाले का विवरण पत्र आता है। मैकाले के विवरण पत्र से ही भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ती है और मैकाले को अंग्रेजी शिक्षा का जनक भारत में कहा जाता है। और इसके बाद भारत की शिक्षा में हमारे हिसाब से सबसे बड़ा परिवर्तन ये होता है कि चार्ल्स वुड जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान थे, उनकी अध्यक्षता में 1854 में एक नीति बनी, शिक्षा नीति, जो उन्हीं के नाम से जानी जाती है। चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र 1854। चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र 1854 को और नामों से भी जाना जाता है, जैसे शिक्षा का महाधिकार पत्र, उसको शिक्षा का महाधिकार पत्र भी कहा गया है। और शिक्षा का मैग्ना कार्टा नाम से भी चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र को माना गया है। शिक्षा सही मायने में वहीं से शुरू होती है। पहली बार जन शिक्षा विभाग की स्थापना करने की बात चार्ल्स वुड अपने घोषणा पत्र में कहते हैं। पहली बार जैसे हम वैदिक पढ़ा, बौद्ध पढ़ा, मध्य पढ़ा, उसमें शिक्षा 2 स्तर में थी, या प्राथमिक शिक्षा या उच्च शिक्षा। प्राथमिक और उच्च 2 ही शिक्षा थी। लेकिन चार्ल्स वुड ने अपने घोषणा पत्र में सबसे पहले प्राथमिक, फिर मिडिल, फिर हाई स्कूल, फिर कॉलेज और फिर विश्वविद्यालय, इस तरह से कई स्तर में विभाजित किया। उनका तर्क था कि हम घर की पहली सीढ़ी से सीधे आखिरी सीढ़ी तक नहीं जा सकते, उसके बीच में सीढ़ियों का होना बहुत जरूरी है। और इससे पहले भारत में जो शिक्षा चल रही थी, या प्राथमिक थी या उच्च थी, प्राथमिक और उच्च, बीच में कोई सीढ़ी नहीं थी। लेकिन चार्ल्स वुड ने अपने घोषणा पत्र में श्रृंखलाबद्ध विद्यालय खोलने और विभिन्न स्तर पर शिक्षा को विभाजित करने का काम किया। शिक्षा के क्षेत्र में अनुदान देने की शुरुआत वहीं हुई। ठीक, तो ये कुछ प्रमुख कार्य हुए। और जो मैकाले ने अपनी शिक्षा नीति में, अपने विवरण पत्र में अंग्रेजी को भारत में अनिवार्य कर दिया था 1835 में, उसको यहाँ पर चार्ल्स वुड ने अपने घोषणा पत्र में उसको हटा दिया अनिवार्यता। कहा कि जो प्राथमिक शिक्षा होगी वो अंग्रेजी भी उसमें रहेगी, और यहाँ देसी भाषाएं जो हैं, संस्कृत है, अरबी, फारसी जो भारत में चल रही थी, इसके माध्यम से भी शिक्षा दी जाएगी। तो ये बड़ा काम हुआ। 1854 के बाद फिर एक बात जानकारी के लिए और बता दें कि नालंदा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, वल्लभी का नाम सुना होगा, विक्रमशिला का नाम सुना होगा। नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला जब मुस्लिम आक्रमणकारियों ने, या आप कह सकते हो कुतुबुद्दीन ऐबक जब दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, उसने जब इसको नष्ट करा दिया, तो भारत में उसके बाद कोई विश्वविद्यालय नहीं था। और कब तक नहीं था? चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र तक भारत में कोई विश्वविद्यालय नहीं था। यानी कि 1200 से लेकर और 1857 तक भारत में कोई विश्वविद्यालय नहीं था। चार्ल्स वुड ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि आज तत्काल भारत में कम से कम 3 विश्वविद्यालय की जरूरत है। एक कलकत्ता में, एक चेन्नई में, मद्रास में, एक बंबई में। ठीक, ये विश्वविद्यालय की जरूरत है। और उन्हीं के 1854 के घोषणा पत्र के आधार पर 1856 और 57 में भारत में 3 विश्वविद्यालय खोले गए। तो पहले विश्वविद्यालय भारत में थे, जो 3 बंबई में, मद्रास में और कलकत्ता में खोले गए, वो 3 विश्वविद्यालय भारत के पहले विश्वविद्यालय थे। आधुनिक मतलब बौद्ध के काल के बाद जो वो पहला काम था। ठीक, तो इस तरह से विश्वविद्यालय खोले गए।
अब यहीं पर 1857 में एक तरफ विश्वविद्यालय खुला था, उसी समय हमारे देश में एक असफल क्रांति हो गई और ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन कहां चली गई? ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथ में चली गई। और आपको पहले भी पता होगा कि हर 20 साल बाद एक चार्टर्ड एक्ट आता था, एक आज्ञा पत्र जारी होता था ब्रिटिश पार्लियामेंट से, और उस 20 साल में भारत में क्या क्या कैसे करना है। तो इससे पहले 1793 में आया था, फिर 1813 में आया, जिसमें शिक्षा की शुरुआत करने की बात यहां भारत में की गई, और फिर कब आना था 1854 में आपका चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र 20 साल बाद लगभग, और फिर कब आना था अगला आज्ञा पत्र? अगला आज्ञा पत्र आना था 54 और 20 74, लगभग 72-73 में 74 में आ जाना चाहिए। लेकिन अगली शिक्षा पर कार्य कब हुआ? ये आपका। तो आज हम चर्चा करेंगे 1857 से 1947 तक जो शिक्षा प्रणाली भारत में चली। स्पेशली क्या हुआ कि एक तरफ तो चार्ल्स वुड ने अपने घोषणा पत्र में जो ईसाई मिशनरी थी, जो यहां धर्म प्रचार कर रही थी, शिक्षा का भी चला रही थी, उनका एकाधिकार भारत में अपने घोषणा पत्र में वुड ने खत्म कर दिया, जो मैकाले ने मंजूरी दी थी कि आप अपने हिसाब से शिक्षा करो। वुड ने कहा कि भारतीयों की शिक्षा भारतीयों के लिए होगी और शिक्षा में धर्म प्रचार नहीं है। तो इस मिशनरियों के एकाधिकार को वुड ने अपने घोषणा पत्र में खत्म कर दिया था। तो मिशनरियां वहां ब्रिटेन में बैठी मांग कर रही थी कि हमको भारत में फिर से मौका दिया जाए, और भारत के लोग भी मांग करने लगे कि 20 साल बाद शिक्षा में सुधार होना था और अब काफी समय हो गया है, यानी 74 में आ जाना था नया कोई आज्ञा पत्र, लेकिन अभी नहीं आया है। तो उनके मांग को लेकर भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया। भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया 3 जनवरी 1882, और इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? विलियम हंटर। विलियम हंटर इसके अध्यक्ष बनाए गए, इसलिए इसको हंटर आयोग के नाम से भी जाना गया। यह पहला आयोग था जिसमें भारतीयों को रखा गया था, भारतीयों को भी आयोग में सम्मिलित किया गया था, और इसने मार्च 1883 को अपना रिपोर्ट अपनी जो थी भारत सरकार को सौंप दी। 770 पृष्ठ की रिपोर्ट थी। ये क्वेश्चन जो है ये और ये पीसीएस लेवल में भी पूछे गए क्वेश्चन, हंटर आयोग के बारे में वहां भी पूछा गया, बड़ी बड़ी परीक्षाओं, नेट में भी पूछा गया, हायर एजुकेशन के में भी पूछा गया, पीजीटी में भी पूछा गया। ठीक। और एक चीज पे ये पूछा गया है कि भारतीय शिक्षा आयोग ने स्पेशली सबसे ज्यादा ध्यान किस शिक्षा पर दिया? तो प्राथमिक शिक्षा पर सबसे ज्यादा ध्यान इसका था। और ये भी पूछा गया है कि किस आयोग ने शिक्षा को स्थानीय निकाय को सौंपने की बात कही? तो भारतीय शिक्षा आयोग ने ही शिक्षा को स्थानीय निकाय को सौंपने की बात कही थी। ठीक। इसमें प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा सभी बिंदुओं पर अपना विचार रखा, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस इसका प्राथमिक शिक्षा पर रहा। ठीक। फिर अब ये पहला आयोग था, कब का? ब्रिटिश संसद द्वारा शासित शिक्षा प्रणाली का। ठीक। पहला आयोग कौन सा था? भारतीय शिक्षा आयोग। कुछ काम यहां भी हुए थे, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने विद्यालय के बारे में कुछ काम किया था। पहला काम क्या था? 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी ने करवाई थी, वारेन हेस्टिंग ने की थी। ये पूछा गया क्वेश्चन है पीसीएस का। फिर दूसरा काम क्या किया था इसने? दूसरा ठीक 10 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने काम किया, जब हिंदुओं ने आवाज उठाई कि हमारे लिए विद्यालय खोला जाए, कॉलेज खोला जाए, तो बनारस में बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। और कब की गई? 1791 में बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना बनारस के जो रेजिडेंट थे जानेथन डंकन ने बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की 1791 में। फिर 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में हुई, जो काफी प्रसिद्ध हुआ।
अभी भी उसकी ख्याति है, और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली ने की। तो ये 3 बड़े काम वहां पर उसने किए थे। यहां पर कुछ अब अंग्रेजों को देखकर भारतीयों में भी ये नवजागरण का पुनर्जागरण काल का था, भारतीयों ने भी कुछ काम किया, जिसमें फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना की गई पूना में फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना की गई। 1880 में बाल गंगाधर तिलक ने फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना 1880 में पूना में की। फिर दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना हुई लाहौर में। ठीक, किसने किया? आर्य समाज ने किया 1886 में। ये भारतीयों द्वारा जो प्रयास शुरू हुए थे, ये न समझ लेना कि लाहौर मतलब पाकिस्तान में उन्होंने खुलवा दिया था, वो भारत ही था उस समय, पाकिस्तान वो बना 1946 में, और ये जब हम बात कर रहे थे सब भारत ही था टोटल। ठीक, तो लाहौर में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती। इसको आपने, ये नाम आपको जरूर पढ़ने में थोड़ा अटपट लग रहा होगा, दयानंद एंग्लो वैदिक, लेकिन इसको शॉर्ट में कहते हैं डीएवी कॉलेज नाम से बहुत सारे कॉलेज हैं, बहुत फेमस है। शॉर्ट में हम नाम पता है, लेकिन इसका सही नाम यही है, डी फॉर दयानंद, ए फॉर एंग्लो, बी फॉर वैदिक। दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज लाहौर में 1886 में आर्य समाज के द्वारा खोला गया, और बहुत सारे कॉलेज खोले गए थे आर्य समाज द्वारा। फिर सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई बनारस में। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना बनारस में हुई 1898 में, और किया किसने? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट और किसी चीज से जुड़ी थी? शायद प्रथम महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की। ठीक, एनी बेसेंट। तो इनका भी बड़ा योगदान एनी बेसेंट का यहाँ पर रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा योगदान रहा है। जब हम शिक्षा के विचारकों को पढ़ते हैं, जहां एक तरफ हम एनी बेसेंट को पढ़ते हैं, हम मालवीय को पढ़ते हैं, हम क्या कहते हैं, सावित्रीबाई फूले को पढ़ते हैं। सावित्रीबाई फूले आपके सिलेबस में, नेट के सिलेबस में भी हैं। सावित्रीबाई फूले को प्रथम शिक्षिका माना गया है, और उनके जो पति थे उन्होंने पहला शिक्षा महाविद्यालय की शुरुआत की थी महिलाओं के लिए, महिला शिक्षा महाविद्यालय की शुरुआत की थी। तो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी थी। फिर अगला काम क्या होता है? शिमला शिक्षा सम्मेलन होता है। शिमला शिक्षा सम्मेलन होता है सितंबर 1901 में, और लॉर्ड कर्जन उस समय के गवर्नर जनरल थे, उनकी अध्यक्षता में ये सम्मेलन शिमला में शिक्षा पर होता है। इसके बाद भारतीय विश्वविद्यालय आयोग। भारतीय विश्वविद्यालय, बच्चे यहां कंफ्यूज होते हैं ज्यादातर, एक तो भारतीय शिक्षा आयोग और राष्ट्रीय शिक्षा आयोग को एक समझ लेते हैं। भारतीय शिक्षा आयोग हंटर वाला है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कोठारी वाला है। ठीक, और बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग और विश्वविद्यालय आयोग। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 27 जनवरी 1902 को इसका गठन किया गया था, और रैले महोदय इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। इसको रैले कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। फिर अगर हम बात करें भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 21 मार्च 1904। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 21 मार्च 1904 में यह अधिनियम पारित हुआ। फिर बात आती है गोपाल कृष्ण गोखले के प्रयासों की। तो गोखले प्रस्ताव 19 मार्च 1910 केंद्रीय धारा सभा में गोपाल कृष्ण गोखले ने एक प्रस्ताव रखा, एक बिल प्रस्तुत किया कि मतलब वो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो बड़ौदा नरेश सयाजीराव गायकवाड़ से बहुत प्रभावित थे, बहुत उनसे प्रभावित थे। सयाजीराव गायकवाड़ पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपने राज्य के अंदर, बड़ौदा राज्य के अंदर 7 से 14 वर्ष के बच्चों की निःशुल्क
और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा शुरू कर रखी थी, कोई शुल्क नहीं ले रहे थे। तो उनसे बहुत प्रभावित थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले ने केंद्रीय धारा सभा में ये बात रखी कि भारतीयों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की जरूरत है। हालांकि जो ज्यादातर सदस्य थे वो अंग्रेज थे, तो इनका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया। ठीक, और एक विधेयक भी लाए थे, गोखले विधेयक 11 में लाए थे। ठीक, तो वो गोखले प्रस्ताव और गोखले विधेयक ये आया था। इसके साथ साथ कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का जब गठन किया गया, जो कलकत्ता विश्वविद्यालय क्वालिटी एजुकेशन के लिए जाना जाता था, लेकिन हुआ क्या कि उसके पास इतने बच्चे हो गए, इतनी संख्या भारी हो गई कि क्वालिटी एजुकेशन वो दे ही नहीं पा रहा। जब क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है तो क्वालिटी कम हो जाती है, नीचे गिरने लगती है। तो ये और उसने बहुत सारे कॉलेजों को, बहुत सारे विद्यालयों को उसने मान्यता भी दे रखी थी। एक वो काम, दूसरा उसके अंदर पढ़ने वाले बहुत सारे बच्चे थे, तो इससे उसकी क्वालिटी में लगातार गिरावट आ रही थी। तो सरकार ने कहा कि इसको कैसे सुधारा जाए। इसके लिए एक आयोग बना जिसको हम कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के नाम से जानते हैं। 14 सितंबर 1917 को इस आयोग का गठन किया गया। ठीक, 14 सितंबर 1917 को इस आयोग का गठन किया गया और मई 1919 में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो थी वो भारत सरकार को सौंप दी। ठीक, अब पूछा जाए कि इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आप लोगों को पता है किसी को? बताइए भाई आप लोग। इस आयोग के अध्यक्ष लंदन के लीड्स विश्वविद्यालय के कुलपति माइकल सैडलर इसके अध्यक्ष बनाए गए, इसलिए इसको सैडलर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इसने कलकत्ता विश्वविद्यालय में सुधार से संबंधित सुझाव दिए, इसके साथ साथ भारत के अन्य विश्वविद्यालयों के बारे में भी बताया, और इसने कहा कि जो कक्षा 12 की शिक्षा जो डिग्री कॉलेज से जुड़ी हुई थी उसको अलग करने का भी उन्होंने प्रयास किया कि वो अलग हो जाए, जिससे भार इसका कम हो जाएगा। तो ये कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग था। फिर हार्टांग समिति, एक हार्टांग समिति का गठन किया जाता है 1927 में इसका 8 नवंबर 1927 में इसका गठन किया जाता है और 11 सितंबर 1929 को इसलिए अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंप देते हैं। ये हायर एजुकेशन का और पीसीएस का क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम अपव्यय और अवरोधन पर किसने अपना सुझाव रखा? तो भारत में हार्टांग समिति पहली समिति थी जिसने अपव्यय और अवरोधन, प्राथमिक शिक्षा के अपव्यय और अवरोधन पर अपना विचार रखा था। हार्टांग समिति ही पहली थी। ये हम असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर देकर आए हैं, उसमें भी पूछा गया था, ये पीसीएस में भी पूछा गया था और ये नेट में भी पूछा गया क्वेश्चन है कि अपव्यय और अवरोधन के बारे में सबसे पहले सुझाव किसने दिया? तो हार्टांग समिति जो 1927 में गठित हुई थी, उसने सबसे पहले भारत में अपव्यय और अवरोधन पर सरकार का ध्यान खींचा। ठीक, ये इसी चीज है। अपव्यय क्या है? अपव्यय था जब एक स्तर की शिक्षा पूरी किए हुए ही बीच से गायब हो जाना, उसको हम अपव्यय कहते हैं। जैसे कक्षा 1 में आप लोग ध्यान देंगे कि कक्षा 1 में आपके साथ जितने बच्चे रहे होंगे कक्षा 5 तक वो नहीं साथ में पहुंचे होंगे। ये देखा जाता है अक्सर कि कक्षा 1 में अगर 100 बच्चे हैं तो कक्षा 2 में वो 80 ही बचते हैं, 20 तो पहले ही साल गायब हो जाते हैं नाम लिखाने के बाद। कक्षा 5 तक उनकी संख्या लगभग 50 रह जाती है, 50 गायब हो जाते हैं। तो जो 50-20 से छोड़कर गए एक स्तर की शिक्षा पूरी किए हुए भी, तो इसी को अपव्यय कहते हैं। और अवरोधन कहते हैं 1 साल से अधिक समय तक एक ही क्लास में रुके रहना, ये अवरोधन है जो प्राथमिक शिक्षा की सबसे बड़ी समस्या है। हाँ, अवरोधन को दूर कर लिया गया है कि अब किसी को फेल नहीं किया जाता है, किसी को रोका नहीं जाता है, तो अवरोधन दूर हो गया, लेकिन अपव्यय की स्थिति अभी भी बनी हुई है। तो ये हार्टांग समिति। फिर वुड एवर्ट रिपोर्ट आती है 1936-37 में। वुड और एवर्ट ने जो व्यावसायिक शिक्षा की इन्होंने पहली बार चर्चा की कि व्यावसायिक शिक्षा दी जाए।
2 स्तर पर विभाजित किया जाए। जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले हैं उनके लिए दूसरे विषय रखे जाएं और जो रोजगार करना चाहते हैं उनको व्यवसायिक वाले तरफ उनको भेज दिया जाए। फिर वर्धा योजना आती है, वर्धा शिक्षा योजना, जिसको हम अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन के नाम से जानते हैं। ये अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन, हम इसकी थोड़ी सी संक्षिप्त से चर्चा कर लेते हैं कि एक मारवाड़ी सम्मेलन होना था गुजरात के वर्धा में, गुजरात प्रदेश के वर्धा स्थान पर एक मारवाड़ी सम्मेलन होना था और उस मारवाड़ी समाज के जो अध्यक्ष थे श्रीमन नारायण अग्रवाल, उसके अध्यक्ष थे, उनके अध्यक्षता में सम्मेलन होना था। तो उन्होंने गांधी जी को भी बुलाया था। तो गांधी जी ने कहा कि क्यों इसको मारवाड़ी सम्मेलन क्यों कहा है, इसको हम एक शिक्षा सम्मेलन का नाम दे दें और देश के अच्छे शिक्षाविद जो हैं, अच्छे राजनेता हैं, समाज सुधारक हैं, उनको इसमें बुलाएं और हमारे देश की शिक्षा कैसी हो इस पर चर्चा हो जाए। तो इसको नाम क्या दिया गया, अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन। और वो समय था, 2 दिन इस पर चर्चा चली, 22 और 23 अक्टूबर 22-23 अक्टूबर 1937 को ये हुआ वर्धा सम्मेलन और उसमें गांधी जी सभापति थे। गांधी जी अध्यक्ष के तौर पर बोलते हुए गांधी जी ने कहा कि हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था कैसी हो, स्पेशली प्राथमिक शिक्षा कैसी हो, क्योंकि जो शिक्षा चल रही है वो अंग्रेजों की बनाई हुई है, वो बहुत ज्यादा भारतीयों के दृष्टिकोण से प्रासंगिक नहीं है। वो कलरकी वाली पढ़ाई केवल कराती है और वही बिल्कुल बेकार हो जाती है। भारतीयों की अधिकांश भारतीयों की शिक्षा क्या है, प्राथमिक शिक्षा। 80% भारतीय जो है प्राथमिक शिक्षा लेने के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो उनको उसी स्तर पर इस तरह से शिक्षित कर दिया जाए जिससे वो अपना जीविकोपार्जन कर सके। तो वो नीति थी जिसको क्रमबद्ध रूप से लिखने का काम डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किया। तो इसको डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति के नाम से भी जाना जाता है। उस समिति ने 2 भाग में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। फिर खैर समिति बनी। खैर समिति, वीजी खैर जो थे वहां के मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, उनकी अध्यक्षता में इसका गठन किया गया, जो वर्धा रिपोर्ट, वुड एवर्ड रिपोर्ट, इस पर काम करने के लिए, दोनों रिपोर्ट पर काम करने के लिए ये समिति खैर समिति बनी थी। फिर नरेंद्र देव समिति भी बन गई 1939 में। खैर समिति बनी जो 38-39 में, और नरेंद्र देव समिति प्रथम जो बनी है 39 में बनी। तो इतना काम आपका हुआ। एक काम और हुआ 1947 से पहले, एक काम और हुआ था शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा। आप लोग बताएंगे क्या हुआ था? जो एक बड़ा काम हुआ था वो था सार्जेंट रिपोर्ट। सार्जेंट रिपोर्ट कब आई? 1944। ये आपका जो यूजीसी है उसकी नींव यहीं से पड़ी थी। इसने एक विस्तृत एक मल्टीपर्पज शिक्षा नीति बनाई थी और एक दूरगामी नीति थी, एक लंबी अवधि की योजना थी ये, जो शिक्षा पर बनी थी। तो ये जो था एक छोटा सा परिचय आपका ईस्ट इंडिया कंपनी शासित शिक्षा प्रणाली जब चल रही थी, उसमें जो प्रमुख रूप से जो छोटे छोटे कार्य हुए, चाहे वो अंग्रेजों के द्वारा हुए थे या भारतीयों के द्वारा हुए थे, इसकी एक संक्षिप्त सी चर्चा आपकी थी। इसके अगले स्टेप पर हम स्वतंत्र भारतीय शिक्षा प्रणाली पढ़ेंगे। तो स्वतंत्र भारतीय शिक्षा प्रणाली की शुरुआत कहां से होती है? 1947 से होती है, लेकिन पहला आयोग स्वतंत्र भारत शिक्षा का कौन सा होता है? स्वतंत्र भारत का पहला आयोग होता है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बनाए जाते हैं। राधाकृष्णन आयोग से नाम से भी जाना जाता है। 1948 में इसका गठन किया जाता है। ठीक, 49 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। तो उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। 1948 राधाकृष्णन आयोग से 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति तक हम स्वतंत्र भारतीय शिक्षा प्रणाली में पढ़ेंगे। धन्यवाद।